हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर नव कॉमर्स क्लासेज। आज हम आपके सामने जो इनकम टैक्स का जो 5 हेड है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उसके आपको क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। इसके पहले इसका जो इसका डिटेल का जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का जो टॉपिक है वो हमने एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। तो अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने बनाए हैं, उसको हम अब आज सोल्व करवाने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अन्य स्रोत से आय शीर्षक का निम्न में से कौन सा चार्जिंग सेक्शन है। मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का कौन सा जो चार्जिंग सेक्शन है वो हमें बताना है। ओके, तो इसमें नंबर 1 पे क्या है, चार्जिंग सेक्शन 22। सेकंड नंबर ऑप्शन है चार्जिंग सेक्शन 28। थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो है चार्जिंग सेक्शन 48 और फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है चार्जिंग सेक्शन 56। तो ये जो चार्जिंग सेक्शन जो 22 है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो चार्जिंग सेक्शन 28 है वो है पीजीबीपी के लिए, मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए। और ये 48 है, ये नहीं है चार्जिंग सेक्शन इसमें इनकम टैक्स में। और जो चार्जिंग सेक्शन 56 है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो इनकम टैक्स में जो 5 हेड है उसके अंदर जो 5 वाला जो हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उसका चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, उसका चार्जिंग सेक्शन है अंडर सेक्शन 56। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिडक्शन आर अलाउ इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मतलब अन्य स्रोत से आय शीर्षक में निम्न में से किस धारा में कटौती मिलती है। मतलब डिडक्शन अलाउ कौन सी धारा में डिडक्शन अलाउ होती है। तो हमने क्या बताया था कि जो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है इसमें जो हमें जो डिडक्शन जो हमें अलाउ होती है वो हमने कौन सी सेक्शन बताई थी, बताओ। ये नंबर 1 है ऑप्शन चार्जिंग सेक्शन 32। नंबर 2 ऑप्शन है चार्जिंग सेक्शन 56। थर्ड नंबर ऑप्शन क्या है, चार्जिंग सेक्शन 57। और फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या है, धारा मतलब चार्जिंग सेक्शन 48(2). तो इसमें हमने जो चार्जिंग सेक्शन 32 में क्या बताया था, आपको याद हो तो इसमें हमने बताया था कि चार्जिंग सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन के लिए बताया था। किसके लिए बताया था, डेप्रिसिएशन के लिए। ओके फ्रेंड्स, और जो चार्जिंग सेक्शन 56 में हमने किसके लिए बताया था, तो चार्जिंग सेक्शन 56 में हमने ये बताया कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और जो चार्जिंग सेक्शन 57 के लिए हमने बताया था वो बताया था डिडक्शन अलाउ। डिडक्शन अलाउ के लिए कौन सी चार्जिंग सेक्शन बताई थी हमने, चार्जिंग सेक्शन 57। फ्रेंड्स, इसमें चार्जिंग सेक्शन के लिए जो डिडक्शन अलाउ है उसके लिए हमने चार्जिंग सेक्शन 57 बताई थी। लेकिन अगर हम डिडक्शन डिसअलाउ के लिए अगर हम चार्जिंग सेक्शन की बात करें तो वो हम चार्जिंग सेक्शन 58 क्या होगी, 58। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें डिडक्शन अलाउ पूछ रहा है। तो डिडक्शन अलाउ में कौन सी मिलेगी, ऑप्शन नंबर 3, मतलब चार्जिंग सेक्शन 57। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, अन्य स्रोत से आय शीर्षक में निम्न में से कौन सी कटौती नहीं मिलती है। मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन इज नॉट अलाउ अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मतलब कि अन्य स्रोत से आय शीर्षक में हमें डिडक्शन डिसअलाउ होगी, मतलब नॉट अलाउ, मतलब डिडक्शन हमें नहीं अलाउ होगी। वो कौन कौन से एक्सपेंस है, वो कौन कौन से हेड है। तो उसमें क्या है कि रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन और ऑल ऑफ द अबाउ। तो इसमें क्या आएगा, जैसे रिवेन्यू एक्सपेंस हमने बताया था फ्रेंड्स कि रिवेन्यू एक्सपेंस हो, डेप्रिसिएशन हो, तो उसमें क्या बताया था हमने रिवेन्यू एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, इसमें हमने बताया था कि जो डिडक्शन क्या होगी, अलाउ होगी। और डिसअलाउ के लिए हमने क्या बताया था, डिसअलाउ के लिए हमने डिडक्शन के लिए बताया था पर्सनल एक्सपेंस, जैसे कैपिटल एक्सपेंस, कैजुअल इनकम, और जो बिना टीडीएस काटे बाहर जो भुगतान, टीडीएस काटे भारत के अंदर भुगतान, जिसमें 30% बताया था, याद है फ्रेंड्स। तो इसमें बताया है कि इसमें कौन सी डिडक्शन क्या होगी, डिसअलाउ के लिए पूछा है। तो इसमें क्या आएगी, इसमें आएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो भी पूंजीगत जो व्यय होते हैं उसके लिए हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, जैसे किराए पे देने से, मतलब जो भी रेंट होता है, पूंजी
जो भी वो होता है पूंजीगत एक्सपेंस होता है, कैजुअल इनकम होती है ना, पर्सनल एक्सपेंस होता है, इसके लिए हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है, डिडक्शन डिसअलाउ होती है। समझ में आया फ्रेंड्स? चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। मेरा समझाया हुआ एक्सप्लेनेशन आपको समझ में तो आ रहा है ना? तो चलो क्वेश्चन फोर्थ वाले देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन इज नॉट अलाउ अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, मतलब अन्य स्रोत से आय शीर्षक में निम्न में से कौन सी कटौती नहीं मिलती है। मतलब इसमें बोला है कि डिडक्शन नॉट अलाउ, मतलब कि डिडक्शन नॉट अलाउ बतानी है इसमें, जिसमें डिडक्शन हमें अलाउ नहीं होती है। जैसे कि कौन कौन से हैं पर्सनल, मैंने अभी अब आपको बताया था, जैसे कैजुअल इनकम के लिए बताया था, या फिर जैसे पर्सनल एक्सपेंस के लिए बताया था, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बताया था। तो ये क्या होती है इसमें सभी में, एक पेमेंट मेड टू रिलेटिव इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब बाजार मूल्य से अधिक भुगतान अगर किसी संबंधी व्यक्ति को अगर हम करते हैं तो उसको क्या मिलेगा, उस पर भी हमें कटौती नहीं मिलेगी। मतलब फेयर मार्केट वैल्यू से अगर हमें किसी भी फेयर मार्केट वैल्यू से अगर एक्सेस मनी पेमेंट हम अगर किसी भी रिलेटिव को करते हैं तो उस पर हम उस पर भी हमें डिडक्शन डिसअलाउ होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अंडर सेक्शन 58 के अंडर में। तो इसमें क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबाव, मतलब इसमें सभी में क्या होगी, डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वो है इफ़ गिफ्ट रिसीव इन कैश फ्रॉम रिलेटिव देन, मतलब यदि गिफ्ट रिसीव मतलब गिफ्ट हमें मिले किससे, कैश में, बाई कैश, किसके द्वारा, फ्रॉम रिलेटिव, अगर रिलेटिव द्वारा हमें कोई भी कैश में क्या मिले, गिफ्ट मिले, तो हमने देखो वो बताया था जैसे कि शादी पे, मतलब शादी पे मिले, या फिर वसीयत में मिले, जायदाद में मिले गिफ्ट, याद है फ्रेंड्स? तो हमने जो बताया था कि जैसे मृत्यु के संज्ञा पे मतलब अगर हमें कोई गिफ्ट मिलता है, और जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशन से, कोई भी जैसे जो लोकल अथॉरिटी से अगर हमें गिफ्ट मिलती है तो वो हमें क्या होगी, मतलब इनहेरिटेंस विल से अगर कोई भी गिफ्ट मिलती है, कोई भी शादी के उपलक्ष्य में अगर कोई गिफ्ट मिलती है तो वो हमें क्या होगी फुल्ली एडजेम्प्ट होगी, वो हमें क्या होगी, फुल्ली एडजेम्प्ट। अब देखो इसमें क्या है, यदि संबंधी से नगद में उपहार मिले तो पूर्णतः कर योग्य होगी। नंबर बी पे 50,000 से अधिक होगा तो टैक्सेबल होगा, 50,000 तक है तो फिर टैक्स फ्री होगा, या फिर फुल्ली एडजेम्प्ट होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, फुल्ली एडजेम्प्ट। अगर कैश कोई रिलेटिव से मिले गिफ्ट में तो वह हमें क्या होगा, फुल्ली एडजेम्प्ट होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम क्या करते हैं सोल्व, क्वेश्चन नंबर 6, गिफ्ट विल बी फुल्ली एडजेम्प्ट इज रिसीव फ्रॉम, मतलब अगर हमें गिफ्ट विल बी मिले फुल्ली एडजेम्प्ट होगी यदि इफ़ रिसीव, यदि हमें मिले, किससे मिले, कोई भी रिलेटिव से, कोई भी हमारे सगे संबंधियों से मिले, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी से, अभी हमने बताया था कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी लोकल अथॉरिटी हो, या फिर कोई भी अस्पताल हो, मतलब हॉस्पिटल हो, तो इनसे अगर हमें कोई भी अगर गिफ्ट मिलेगी तो क्या होगी, वो फुल्ली एडजेम्प्ट। हमने जो कौन सी क्वेश्चन में बताया था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था, तो उसका ही ये अलग से क्वेश्चन बना दिया हमने। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो इसमें क्या आएगा, ऑल ऑफ दी अबाउ। उपहार पूर्णतः कर मुक्त होंगे यदि मिले, मतलब कोई भी गिफ्ट विल बी फुल्ली एडजेम्प्ट इफ रिसीव, मतलब अगर हमें फुल्ली एडजेम्प्ट होंगे गिफ्ट अगर किससे मिले, जैसे ऑन द ओकेजन मैरिज, अगर हमें कोई भी शादी के उपलक्ष्य में अगर हमें कोई भी रिलेटिव से अगर क्या मिले, गिफ्ट मिलते हैं। दूसरे हैं ऑन द कंटेम्परेशन डेथ, मतलब मृत्यु की संज्ञा पे, अगर मृत्यु किसी आदमी की मृत्यु हो रही है उस पर अगर हमें कोई भी गिफ्ट मिलता है, मतलब तो उस पर क्या होगी, ये टैक्स फुल्ली एडजेम्प्ट होगी। ठीक है, ये अंडर विल मतलब कोई भी वसीयत में, या फिर अंडर इनहेरियंस, मतलब कोई भी अगर हमें ज़मीन जायदाद मिलती है, हमारे जो पूर्व जो होते हैं उनसे अगर हमें ज़मीन जायदाद कोई भी अगर हमें गिफ्ट के रूप में मिलती है तो वो हमें क्या होगी, फुल्ली एडजेम्प्ट होगी। तो इसके लिए वो ये पूछ रहा है कि गिफ्ट विल भी फुल्ली एडजेम्प्ट होगा रिसीव, अगर किस से मिले तो फुल्ली एडजेम्प्ट होगा, तो ये होगा ऑल ऑफ दी अबाउ। इसका आंसर क्या होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4। ओके, ये क्वेश्चन हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब है, ये बहुत ही मेहनत से और बहुत ही टॉपिक के अनुसार हमने तैयार किए हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से इसको क्लियर करना है। इससे पूरा इस जो आप जो क्वेश्चन करवा रहे हैं इससे जो पूरा जो टॉपिक है वो हमारा क्लियर होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ गिफ्ट रिसीव फ्रॉम लोकल अथॉरिटी देन विल बी, मतलब अगर हमें कोई भी गिफ्ट मिले कहाँ से, लोकल अथॉरिटी से, तो लोकल अथॉरिटी से मिला, हमने अभी बताया था फ्रेंड्स, तो क्या कि वो क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। अब देखो इसमें ऑप्शन, फुल्ली टैक्सेबल इज रिसीव मोर देन 50,000, फुल्ली एग्जेम्प्ट अप टू 50,000। अगर हमें कोई भी लोकल अथॉरिटी से अगर मिले, इंस्टीट्यूशन से मिले, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी से मिले या कोई भी हॉस्पिटल से मिले, तो ये सभी जो गिफ्ट मिलते हैं ये क्या होगी, फुल्ली एग्जेम्प्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द IFO, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो टैक्सेबल कौन कौन सी होगी, मतलब जो भी हमें इनकम विल बी टैक्सेबल होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, मतलब तो ये है कि यानी कि डिविडेंड रिसीव, फर्स्ट नंबर, जैसे डिविडेंड अगर हमें मिलता है तो हमें क्या होगी, ये टैक्सेबल होगी। हमने आपको बताया था कि अगर डिविडेंड मिले तो टैक्सेबल होगी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी पे अगर कोई भी ब्याज हमें मिलता है तो वो भी क्या होगी, हमारे लिए क्या होगी, वो भी हमारे लिए टैक्सेबल होगी। ठीक है, वो इनकम पे हम टैक्स मतलब पेमेंट करेंगे तो वो हमारे लिए टैक्सेबल इनकम होगी। कैजुअल इनकम, अगर कैजुअल इनकम है, जैसे आकस्मिक आय पे अगर कोई इनकम हमें होती है तो वो भी हमारे लिए टैक्सेबल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें बताया था हमने रेंट ऑफ द बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनसे अगर हमें कोई भी रेंट मिलता है वो भी हमारे लिए क्या होगी, वो भी हमारे लिए टैक्सेबल इनकम होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और इंटरेस्ट ऑफ द कंपनसेशन या फिर इंटरेस्ट ऑफ द इनहैंड इंक्रीज कंपनसेशन, मतलब बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति पे कोई भी इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, तो वो भी हमारे लिए क्या होगा, वो इनकम भी हमारे लिए टैक्सेबल इनकम के अंडर में आएगी। तो ये क्या बोल रहा है कि इसमें टैक्सेबल इन जो होगी तो वो कौन कौन सी होगी, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब सभी जो इनकम है वो क्या होगी, हमारे लिए टैक्सेबल इनकम होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, एक मिनट थोड़ा सेट कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि रेंट रिसीव फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड, संयंत्र और मशीनरी से प्राप्त किराया शीर्षक में कर योग्य होगा। मतलब कि अगर रेंट रिसीव कर मिलता है, मतलब हमें रेंट मिलता है प्लांट और मशीनरी, तो उसमें टैक्सेबल अंडर कौन से, मतलब अंडर हेड में हमारा टैक्सेबल होगा, तो वो होगा जैसे प्लांट और मशीनरी के अंदर है तो ये है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नहीं, ये हाउस मतलब बिल्डिंग के ऊपर अगर हाउस प्रॉपर्टी पे अगर इनकम मिल रही है तो उसके लिए होता है, नहीं होता। ये PGBP मतलब बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब पैसे से अगर कोई भी इनकम मिलती है उसके लिए। कैपिटल गेन के अंडर में आएगी, नहीं, ये आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, मतलब किसके अंदर आएगी, अगर हमें कोई भी मशीनरी, प्लांट मशीनरी के ऊपर अगर हमें कोई भी रेंट रिसीव मिलता है तो वो किसके अंडर में होगी, वो होगी इनकम फ्रॉम अदर्स सोर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये है कि भवन से प्राप्त किराया शीर्षक में कर योग्य होगा। अब जैसे बिल्डिंग आ गई, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें अभी हमने बताया कि अगर प्लांट मशीनरी से अगर कोई भी रेंट मिलता है तो रिसीव होता है तो वो हम कौन सी हेड में अंदर आएगी, वो होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। लेकिन अगर रेंट रिसीव फ्रॉम बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग आ गई तो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अगर बिल्डिंग से अगर कोई भी रेंट रिसीव होती है तो कौन से अंडर हेड में आती है, वो आती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो PGBP, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इन द 4 ऑप्शन में करेक्ट आंसर इन द क्या होगा, करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बिल्डिंग के लिए होगी तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए होगी, अगर रेंट रिसीव अगर प्लांट मशीनरी के लिए होगी तो कौन से हेड में आएगी, वो आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि कंपोसाइट रेंट रिसीव फ्रॉम बिल्डिंग विच कैन नॉट बी सेपरेट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड। मैं ये बोल रहा है कि अगर भवन से प्राप्त ऐसा मिश्रित किराया जिसे अलग नहीं किया जा सकता शीर्षक में कर योग्य होगा। अगर कोई भी बिल्डिंग से ऐसा कोई भी कंपोसाइट अगर कोई भी रेंट रिसीव होता है जिसको अलग नहीं कर सकते, मतलब उसको सेपरेट अगर उसको नहीं कर सकते, भवन का किराया अगर सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो कौन से हेड में वो आएगा, ये पूछ रहा है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इसमें अगर अलग नहीं कर सकते अगर भवन का किराया तो उसके ये आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर अलग किया जा सकता है तो ये किस में आएगी, तो ये जो भवन का किराया है वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगी, और जो अन्य भवन के अलावा जो अन्य फैसिलिटी अगर हम अदर फैसिलिटी कोई भी अन्य फैसिलिटी दे रहे हैं तो वो किसके अंदर आएगी,
वो आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है, तो इसमें ये कि बोल रहा है कि जो इनकम फ्रॉम जो रेंट जो कंपोसाइड रेंट रिसीव होता है वो बिल्डिंग से, तो वो हमें कि अगर उसको सेपरेट नहीं कर सकते तो वो कौन से हेड में आएगा। अगर सेपरेट नहीं कर सकते तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, composite rent received from building which can be separate will be taxable under the head। मतलब ये बोल रहा है कि भवन से प्राप्त ऐसा मिश्रित किराया जिसे अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अलग जिसको मतलब हम सेपरेट कर सकते हैं भवन से, जो उसके अन्य जो अदर अगर कोई भी फैसिलिटी अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको भवन की बिल्डिंग से और उसको अलग को करते हैं फैसिलिटी को, तो अगर उसको अलग किया जा सकता है तो उसके अलग अलग हेड में आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आएगी जब बिल्डिंग से जो भी रिसीव रेंट होता है तो उसको बिल्डिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, रेंट ऑफ द बिल्डिंग अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब कि जो बिल्डिंग से जो भी रेंट रिसीव होता है उसको तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगी। और जो रेंट ऑफ द प्लांट अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अगर अन्य जो फैसिलिटी है अदर फैसिलिटी से जो भी हमें रेंट प्राप्त होता है तो उससे अगर जैसे हमने बिल्डिंग दे दिया कोई भी रेंट के अंदर, तो बिल्डिंग से अगर कोई भी रेंट अगर मिलेगा तो वो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर हमने क्या किया कि जो बिल्डिंग के साथ अदर फैसिलिटी मतलब कि हमने फर्नीचर प्लांट मशीनरी वगैरह, तो अदर कोई भी अगर बिल्डिंग के अगर साथ अटैच करके अगर हमने कोई भी फैसिलिटी दी है तो अगर उसको अलग किया जा सकता है तो उसके लिए अदर हेड में आएगा। मतलब जो अदर जो फैसिलिटी हमने दी है वो कहाँ आएगी, वो आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो इसको अगर अलग किया जा सकता है तो हम दोनों करेक्ट ऑप्शन, मतलब ये जो रेंट बिल्डिंग का ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में आएगा और रेंट ऑफ द प्लांट अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अलग अलग में डिवाइड कर रखा है हमने। ओके, तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, if a person engage in lottery game then it will be taxable under the head। यदि कोई व्यक्ति लॉटरी खेल में लिप्त हो, मतलब अगर कोई भी लॉटरी जैसे कैजुअल इनकम होगी ना, इसमें लॉटरी वगैरह जुआ वगैरह सब कुछ, तो यदि कोई व्यक्ति लॉटरी खेल में लिप्त हो तो ऐसी आय शीर्षक में कर योग्य होगी। किस में कर योग्य होगी फ्रेंड्स, तो ये अगर ये सब ये पीजीबीपी में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नंबर है, कैपिटल गेन में नन ऑफ द अबाउ। ये देखो हमने बताया जो कैजुअल इनकम है ये जो हमें टैक्सेबल मतलब ये अलाउ नहीं होती। तो इसमें जो लॉटरी जो गेम है ये हमारी कौन सी हेड में आएगी फ्रेंड्स, ये आएगी अंडर सेक्शन 56 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर ये आगे है क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि विनिंग ऑफ द लॉटरी विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड। लॉटरी से जीती हुई राशि शीर्षक में कर योग्य होगी। तो ये तो दोनों ही सेम से ही है क्वेश्चन, मतलब इसका लैंग्वेज चेंज कर रखी है, आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है सर फ्रेंड्स, ये अदर जो एग्ज़ाम है अलग अलग, जैसे जो एनटी का जो यूजीसी एग्ज़ाम है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के में अंदर ये सभी जैसे बीबीए के अंदर, मतलब ये सारे जो क्वेश्चन है ये आए हुए क्वेश्चन है, तो हम इसको मतलब एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ आए हुए हैं और कुछ हमारी ओर से बनाए हुए क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें है कि लॉटरी से जीती गई राशि शीर्षक में कर योग्य होगी। किस में, तो ये किस में कर योग्य होगी, इन पीजीबीपी में, बी नंबर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, कैपिटल गेन में, नन ऑफ द अबाउ। तो ये किस में होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि जो एक मिनट सेट हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम विल बी टैक्सेबल एज कैजुअल इनकम। मतलब कि निम्न में से कौन सी आय आकस्मिक आय के समान कर योग्य होगी। जो कैजुअल इनकम है जो अंडर सेक्शन 115 बीबी के अंदर है जो, तो उसके अंदर ये कौन सी जो इनकम है जो कैजुअल इनकम में इंक्लूड की जाती है। जैसे लॉटरी से आए, अगर लॉटरी इनकम है तो हमें किस में करेंगे, कैजुअल इनकम में इंक्लूड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये है जो बिटिंग इनकम, मतलब सट्टे से आए, जो सट्टा खेला जाता है, जुआ खेला जाता है, जैसे ग्लैबलिंग इनकम, जैसे जुए से जो आय होती है, मतलब लॉटरी से बेटिंग इनकम, ग्लैबलिंग इनकम, ये तीनों है, जो तीनों को हम किस में करेंगे, कैजुअल इनकम के समान ही हम इसको टैक्सेबल मानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम विल बी टैक्सेबल एज कैजुअल इनकम।
निम्न में से कौन सी आय आकर्षक आय के रूप में कर योग्य होगी, मतलब कौन सी आय है वो कैजुअल इनकम के रूप में टैक्सेबल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर विनिंग फ्रॉम द क्रॉस वर्ड पजल, जैसे कभी हम वर्ग पहेली खेलते हैं तो वर्ग जैसे अखबार में वर्ग पहेली, तो इसके अंदर जो भी अगर जीती हुई अमाउंट है, विनिंग जो प्राइज है वो भी किस में आएगा, कैजुअल इनकम में, मतलब उसको इंक्लूड करेंगे। जैसे विनिंग फ्रॉम टीवी शो, अगर टीवी शो के अंदर टीवी जो शो होता है उसमें अगर हमें कोई भी राशि विनिंग मतलब जीतते हैं तो वो भी हम कैजुअल इनकम के अंडर हेड में ही टैक्सेबल माने जाती है। विनिंग ऑफ द कार्ड गेम, जैसे ताश के पत्ते से ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, तो इसको ताश के पत्ते से अगर कोई भी राशि अगर जीती जाती है तो उसको किसको कहाँ पे टैक्सेबल मानेंगे, उसको कैजुअल इनकम के अंडर में ही उसको टैक्सेबल मानेंगे। तो यही पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम फ्रॉम टैक्सेबल एज कैजुअल इनकम, मतलब कैजुअल इनकम के अंडर में कौन सी टैक्सेबल होगी, कौन कौन सी अमाउंट कौन कौन सी इसके हेड के अंडर में आएगी। तो ये जो वर्ग पहेली से मतलब टीवी शो से और कार्ड गेम से जीती हुई जो राशि है ये किसके हेड में अंडर में आएगी, ये आएगी कैजुअल इनकम के अंडर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन इज द डी इज द करेक्ट आंसर। आज के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर इतने ही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप कमेंट्स में इसको मतलब कमेंट्स कर देना इसके लिए, मतलब अच्छा सही। ठीक है, और ये क्या है कि इसमें हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन मतलब के साथ रिकमेंडेशन जो भी हुई है इसमें इनकम टैक्स में वो सभी इंक्लूड करके और हम आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट करना। थैंक यू।